नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आज मैं करंट अफेयर के लेक्चर के साथ आया हूं। मैं आज इसलिए करंट अफेयर ले रहा हूं क्योंकि सवाई सर की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो आज वो करंट अफेयर की क्लास नहीं ले पाएंगे। इसलिए आज की जो करंट अफेयर की आपकी क्लास है, जो भी कल के या आज सुबह के जो भी इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा और उन इश्यूज़ की थोड़ी थोड़ी समीक्षा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। तो आज की जो करंट अफेयर की क्लास है वो सवाई सर की जगह मैं लूँगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों देखो, करंट अफेयर में हमारे जो मुद्दे चर्चित हैं वो मुख्य कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो उन मुद्दों को मैं आज लेकर आया हूँ। सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, जिसको बोलते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कल मनाया गया था। केंद्र सरकार इसको मनाती है। पूरे भारत में ये बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। खासकर सरकारी विभाग, आकाशवाणी या ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित जो संस्थान है वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो कब मनाया गया था? कल, यानी 23 जुलाई को मनाया गया था। और कब से मनाया? ये 1927 से 23 जुलाई 1927 को। भाई ध्यान से सुनना आप, हम कोई भी दिवस मनाते हैं, उस दिवस को मनाने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो इस दिवस के पीछे भी क्या है? लॉजिक है कि हमारे देश में जो पहला प्रसारण किया गया था, पहला वायरलेस प्रसारण जो किया गया था, ब्रॉडकास्ट किया गया था, वो मुंबई स्टेशन से एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से किया गया था। और यह प्रसारण पूरे भारत में ब्रिटिश काल में जो किया गया था वो किया गया था 23 जुलाई 1927 को। तो इसी की स्मृति में आज तक हम प्रतिवर्ष 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो वो भी रेडियो प्रसारण के माध्यम से आता है। और अगर इसको हम ज्योग्राफी से जोड़ दें तो मैंने आपको वायुमंडल की परतें पढ़ाई थी, तो उसमें जो सबसे ऊपर वाली परत वायुमंडल की होती है, जिसको हम कह रहे थे आयन मंडल, तो आयन मंडल के माध्यम से रेडियो संचरण होता है, रेडियो प्रसारण होता है। और इस ब्रॉडकास्टिंग भी किसके माध्यम से होती है? रेडियो के माध्यम से होती है। इसमें रेडियो तरंगों का, यानी पहले हम एएम तरंगों का यूज करते थे, वर्तमान में हम एफएम तरंगों का यूज करते हैं, और इसके माध्यम से रेडियो प्रसारण पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, दूसरी हमारी न्यूज है वन स्टॉप शॉप योजना, जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा है हमारा सेंसेक्स, हमारा जो शेयर बाजार है, तो शेयर बाजार का हमारा जो सबसे बड़ा सूचकांक है वो कौन सा है? सेंसेक्स है। निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी नेक्स्ट 50 है, एमसीएक्स है। तो ऐसे बहुत सारे सेंसेक्स होते हैं जो हमारे शेयर मार्केट के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब कोरोना का लॉकडाउन भारत में घोषित हुआ था, यानी मोदी जी ने, जब प्रधानमंत्री ने 23 मार्च से लॉकडाउन घोषित किया था कि भाई 22 को तो जनता कर्फ्यू और उसके बाद से पूरे देश में 3 हफ्ते का लॉकडाउन किया जा रहा है। तो मार्च से लेके अभी तक कोरोना की वजह से देश में इतना डर का माहौल था कि लोग इन्वेस्ट करने में घबरा रहे थे। तो जो हमारा सेंसेक्स है, जो एक सूचकांक होता है, वो लगातार गिरा हुआ था और मार्केट बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था। पर आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में सेंसेक्स ने पहली बार कोरोना काल में 38,000 का लेवल क्या किया है? पार करा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था, निवेशकों और कंपनियों के लिए एक शुभ संकेत माना जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, अभी शेयर मार्केट में तेजी के चलते हुए जो सोना है वो तो 51,000 के लेवल को, और जो चांदी है वो 60,000 के लेवल को पार करी हुई है। तो ये भी निवेशकों के लिए और हमारे बिजनेस के लिए और खासकर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत माना जाएगा। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। फिर है जॉन लुइस का निधन। ये एक अमेरिकी नागरिक थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है और किस कारण चर्चित रहे ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कई मुद्दे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें जुड़े हुए हैं। फिर एक देश की आज चर्चा ये इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में पाम ऑयल का भंडार गिर गया है और इस कारण भारत और चीन 2 ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा पाम ऑयल को इंडोनेशिया से क्या करते हैं? मंगाते हैं, या दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते हैं। तो जब पाम ऑयल में कमी आ जाएगी तो इंडोनेशिया इसको निर्यात कम करेगा, निर्यात कम करेगा तो उसकी रेटें अपने आप बढ़ जाएगी। भाई आपने देखा होगा डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति का नियम होता है, एक दूसरे के क्या होता है? अल्टरनेट होता है। एक बढ़ता है तो दूसरा अपने आप क्या होता है? घटता है। तो इसलिए भारत में इसकी कीमतें बढ़ जाएगी। ये पाम ऑयल एक प्रकार का वेजिटेबल ऑयल की तरह कई प्रोडक्ट्स में काम में लिया जाता है। फिर है कच्चे तेल की कीमतें विश्व स्तर पर धराशायी।
हम जो कच्चा तेल होता है जिससे पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, सीएनजी आदि चीजें निकलती है, वो कच्चा तेल भले ही भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा हो, परंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ही ज्यादा गिरावट के साथ दर्ज की गई है और कुछ दिनों पहले तो नेगेटिव में आ गई थी। तो इसलिए जो भी तेल आधारित विश्व की अर्थव्यवस्था है, उनकी हालत बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था की खराब है, उनको अपने सरकारी बॉन्ड बेचने पड़ रहे हैं। तो उसको लेकर जो संगठन है ओपेक और सऊदी अरब में किस प्रकार का प्रभाव हुआ है वो आपको मैं बताऊंगा। और साथ साथ में PLI योजना, केंद्र सरकार की योजना मेडिकल फील्ड के लिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या किया जाएगा कि हम हाल ही में, आप समझना इसको भारत के कई फील्ड में लागू किया गया है, पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है पिछले दिनों में कि इसको भारत में मेडिकल क्षेत्र में लागू किया जाएगा। कोरोना का दुष्प्रभाव मान लीजिए या चीन से हमारे संबंध जिस प्रकार से खराब हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो एक व्यू दिया था, जो एक विजन दिया था, उसको फुलफिल करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना साबित होने वाली है। तो दोस्तों इनको हम डिस्कस करते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताऊंगा, फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूं प्रसारण दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है वन स्टॉप शॉप योजना। यह राजस्थान सरकार की एक निवेशकों हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना है। दोस्तों आपको पता है राजस्थान आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा राज्य नहीं माना जाता, क्योंकि शुरू से यहां पर जो विषमताएं हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावी रही है। बरसात का ना होना, मॉनसून की अनियमितता, आंधी तूफानों का चलना, बहुत हरियाली का कम से कम होना, पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी होना, और इस वजह से पूंजी की कमी और आगे जाके बेरोजगारी ये सामान्य रूप से प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों हमें एक बात यहां ध्यान रखनी चाहिए कि कोई निवेशक आते हैं तो कतराते हैं। जब तक निवेशक नहीं आएंगे तो बड़े बड़े प्लांट स्थापित नहीं होंगे। अगर निवेश नहीं होगा तो रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे। अगर निवेश नहीं होगा तो सरकार को रेवेन्यू प्राप्त नहीं होगा, तो सरकार की आय नहीं होगी। तो सरकार आपके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाती है उसके लिए धन का आवंटन या धन का एकत्रण नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि बड़े बड़े निवेशक हमारे राज्य में आके निवेश करें, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, पिछले कुछ समय से देखा गया कि निवेशक आके यहां पे निवेश करना चाहते हैं, परंतु समस्या क्या होती है कि प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा लंबी है, प्रक्रियाओं में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, प्रक्रियाएं इतनी ज्यादा लंबी है कि अगर उनको अनुमति चाहिए होती है तो बहुत साल तक लग जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सिंगल विंडो सिस्टम 2010 के बाद राजस्थान में शुरू किया गया था, और उसी क्रम में वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की गई है, जहां आपका 90 से 98% तक काम एक ही ऑफिस में कंप्लीट करवाया जाएगा, ताकि आपकी जो फाइल है उस पर जल्दी से प्रोसेसिंग की जा सके, और जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है राजस्थान में वो तेजी से इसको एस्टेब्लिश कर सके, और जो फॉर्मेलिटीज होती है वो कम से कम हो। तो उसी को लेकर राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है वन स्टॉप शॉप योजना, ताकि राजस्थान का जो बीमारू का दर्जा है वो धीमे धीमे समाप्त हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा 2 साल पहले आरबीआई का जो स्टेटमेंट आया था उसमें राजस्थान की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब बताई गई थी। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी योजना है जो राजस्थान में निवेश करेगी। फिर आते हैं तीसरे पे, सेंसेक्स 38,000 के पार। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है या प्राइवेट कंपनीज होती है, वो कभी भी कंपनी में पूरा रिस्क अपने पे नहीं लेती। वो क्या करती है, अपनी कंपनी में जो माल होता है उसको जनता के बीच उसका शेयर बना के बेच देती है। यानी किसी कंपनी जैसे रिलायंस का हम उदाहरण लें, क्योंकि मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए अब, तो रिलायंस का उदाहरण ले, तो रिलायंस की जो कंपनियां होती है उसमें सारा का सारा जो धन होता है या सारे के सारे शेयर होते हैं वो अंबानी परिवार के पास नहीं होते, उनमें से कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों और आम जनता के पास भी होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रिस्क फैक्टर को दूर किया जा सके, और यदि कंपनी लाभ में रहती है तो डिविडेंड के रूप में उन शेयर धारकों को भी पैसा क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। इसलिए लोग लाभ की आकांक्षा से इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं निवेश करना, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां मिलकर जो एक इंडेक्स बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंसेक्स। एक भारतीय इंडेक्स है, जैसा आपने विदेशों में सुने होंगे अमेरिका का जो इंडेक्स है उसका नाम नेस्डैक है, डाउ है, एक है निकाई, ये कहां का है, जापान का है, एक शंघाई कौन कहां का माना जाता है, चीन का माना जाता है। ऐसे दुनिया में अलग अलग बाजारों में सेंसेक्स, जैसे हमारे यहां सेंसेक्स है, ऐसे वहां अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जब ये सेंसेक्स चढ़ता है
इसका मतलब है कि कंपनियों में लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी यानी तरलता आएगी और आपके बिजनेस फलेंगे फूलेंगे, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, सरकार और अच्छा करने का, बेहतर करने का प्रयास करेगी और यह सेंसेक्स लगातार चढ़ता जाएगा। जब इस सेंसेक्स में गिरावट आती है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा कम है, पूंजी की कमी है, लोग रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं, लोग रिस्क उठाना नहीं चाह रहे हैं और लोग कंपनी में से अपना पैसा वापस निकालना चाह रहे हैं। तो ये एकदम तेजी से सेंसेक्स क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बुरा संकेत होता है। तो दोस्तों, ये सेंसेक्स कोरोना काल में मार्च महीने से लगातार डाउन हो गया था, ये 28-27 हजार पे भी पहुंच गया था और वापस से 3.5-4 महीने के पीरियड के बाद आज ये सेंसेक्स 38 हजार पर ट्रेंड हुआ। हालांकि ये वापस नीचे आ चुका है। 24 जुलाई को मैं लेक्चर ले रहा हूं तो इस समय सेंसेक्स वापस से 38 हजार के नीचे आ चुका है, परंतु ये कल 38 हजार टच किया था, जो एक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा सूचक माना जाएगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था है, उससे रिलेटेड एक खबर थी जो आपको पता होना चाहिए। आपके जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन होता है उसमें शेयर मार्केट के या वायदा कारोबार के या कमोडिटी बाजार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। जॉन लुइस का निधन। दोस्तों, ये जिस व्यक्ति का नाम मैंने लिया है ये एक सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये एक अमेरिकी नागरिक है। अब हम इनको इतना याद क्यों कर रहे हैं, इसका एक लॉजिक है। देखो, डायरेक्ट आपका जो करंट हो गया वो क्या हो गया कि जो जॉन लुइस हैं इनका निधन अमेरिका में फलाना फलाना, मतलब हाल ही में इनका निधन हो गया। अब इनका जो काम है वो इंपॉर्टेंट है। ये एक अधिकार कार्यकर्ता माने जाते थे अमेरिका के। आपने देखा होगा एक बहुत पुरानी अमेरिका की लड़ाई है नस्ल भेद, यानी श्वेत लोग और अश्वेत लोग, काले गोरे लोगों का विवाद, जिसमें जो गोरे हैं वो कालों को निम्न क्वालिटी का, निम्न कोटि का मानते हैं और यहीं से विवाद की शुरुआत होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे अश्वेत लोग अमेरिका छोड़ दें, जबकि अश्वेत लोग इसे अपना अपमान समझते हैं और इनमें भिड़ंत होती रहती है। तो ये नस्ल भेद है। मैं आपको एक और नाम बताना चाहूंगा, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के गांधी माने जाते हैं डॉक्टर नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे हुए थे। इनका हाल ही में तो इनका अभी कुछ समय पहले क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। तो इन्होंने भी रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन चलाया था और कई वर्षों तक जेल में रहे थे और बाद में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। इसी प्रकार हमारे यहाँ भारत के हमारे जो राष्ट्रपिता माने जाते हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए थे वकालत के लिए तो वहां भी उनको रंग भेद नीतियां वहां भी चलती थी, कोई ब्रिटिशर्स थे तो वहां भी उनको शिकार होना पड़ा उसका। तो उसको लेके महात्मा गांधी ने वहां पर भी रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी ने भारत में भी रंग भेद का विरोध किया। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया, इसलिए उन्हें अफ्रीका का गांधी कहते हैं। और इसी तरह रंग भेद का विरोध करने वाले या इसके खिलाफ अभियान चलाने वाले अमेरिका के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता का नाम क्या था, सर जॉन लुइस, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और आपने देखा होगा जैसे एक पुलिस वाले ने एक अश्वेत का पांव से दबाकर गला घोट के उसकी मार डाला था, तो उसके बाद अमेरिका के सभी क्षेत्रों में आंदोलन चालू हो गया था और 2.5 महीने से आज की तारीख तक यह आंदोलन शुरू है। इसलिए बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, या आपका ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस व्यू से भी पूछ सकता है या जो प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं उसके व्यू से भी पूछा जा सकता है। तो आपको भूलना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है इंडोनेशिया, पाम ऑयल का भंडार गिर गया। देखो दोस्तों, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो दुनिया में पाम ऑयल यानी ताड़ का तेल, पाम ऑयल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताड़ का तेल, उसका सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। और इंडोनेशिया क्या करता है, दुनिया के कई देशों को ये पाम ऑयल भेजता है यानी निर्यात करता है। इससे कई प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ खाने के प्रोडक्ट भी बनते हैं, कई ऐसे ऑइंटमेंट होते हैं, दवाइयां होती हैं, उनमें पाम ऑयल डलता है। अब इंडोनेशिया में बाढ़ आ गई, इंडोनेशिया में बाढ़ आ गई, बाढ़ से फसलें नष्ट हो गई, फसलें नष्ट हो गई तो ताड़ की जो पेड़ थे वो भी नष्ट हो गए। जब पेड़ नष्ट हो गए तो प्रोडक्ट प्राप्त नहीं हुआ, प्रोडक्ट प्राप्त नहीं हुआ तो ताड़ की कमी हुई, ताड़ की कमी हुई तो ताड़ के तेल की कमी हुई, ताड़ के तेल की कमी हुई तो निर्यात कम होगा, निर्यात कम होगा तो माल कम प्राप्त होगा, और माल कम प्राप्त होगा तो कीमतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई कीमतों पर भारत और चीन को खरीदना पड़ेगा, इसलिए भारत में भी ये चीजें महंगी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भारत की 20% जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स काम में लिए जाते हैं उसमें एक प्रमुख ऑयल कौन सा है, ये पाम ऑयल माना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में पाम ऑयल के निर्यात के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध था, तो कौन सा देश हो गया, इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया वैसे भी चर्चित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जहां पर किसका मुख्यालय है? बोलिए, मैंने बताया था आपको, आसियान का मुख्यालय है। और साथ में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी कौन सा माना जाता है? इंडोनेशिया माना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी भी कहां पर है? इंडोनेशिया में। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला हम आते हैं कच्चे तेल की कीमतें। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन चल रहा था पूरे देश में, तो लॉकडाउन की वजह से जो क्रूड ऑयल था, भाई जमीन से जो निकलता है वो काला गाढ़ा द्रव होता है, उसको हम कहते हैं कच्चा तेल, खनिज तेल या पेट्रोलियम। उसको रिफाइनरी में जाके शुद्ध किया जाता है। गैस अलग, पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन अलग, नेफ्ता अलग, मोम अलग और अंत में कोलतार बचता है। तो इस तरह उस पेट्रोलियम से अलग अलग प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, हम भारत में जितने तेल की खपत करते हैं उसका लगभग 15 से 17% ही हम भारत में उत्पादित कर पाते हैं। यानी हमारी इतनी ज्यादा विशाल जनसंख्या है, 135 करोड़ और उससे भी ज्यादा, तो इसलिए हम सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का प्रयोग करते हैं, यानी तेल का, पेट्रोल का, डीजल का प्रयोग करते हैं। और उसकी जरूरतों का 15 से 17% ही देश में उत्पादित कर पाते हैं। बचा हुआ 85% हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है, इसलिए हमारे यहां तेल की कीमतें इतनी क्या है? ज्यादा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं उन देशों की जहां तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो तेल का उत्पादन करने वाले जो देश हैं उनका एक संगठन है जिसको हम क्या कहते हैं? ओपेक, ठीक है, OPEC, तेल निर्यातक देशों का समूह, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? मैं लिख देता हूं, वियना। ये जो ओपेक देश हैं, ओपेक देशों का जो मुख्यालय है ये कहां पर है? वियना। और वियना कहां की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। जो वियना है वो कहां की कैपिटल मानी जाती है? ऑस्ट्रिया की मानी जाती है, या ओपेक का मुख्यालय। इसमें दोस्तों वो सभी 13-15 देश शामिल हैं जो तेल का निर्यात करते हैं या तेल का उत्पादन करते हैं। सऊदी अरब हो गया, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अंकारा हो गया, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, ठीक है, अल्जीरिया हो गया। ये सारे देश इसमें क्या हैं? शामिल हैं। अब दोस्तों दिक्कत क्या हुई? चूंकि लॉकडाउन की वजह से जो लोग ज्यादातर अपने व्हीकल यूज करते थे उस पर रोक लग गई। रोक लग गई तो कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई। अब कम हो गई तो क्या हो गया? रिजर्व भंडार कम हो गए। अब जो है वो बिक नहीं रहा तो प्रोडक्शन कम हो गया। तो इसलिए उन जो सरकारों की अर्थव्यवस्था इस पेट्रोलियम या तेल पर डिपेंड थी वो डूब गए और घाटा हो गया। और घाटे से उबरने के लिए सऊदी जैसे देश जो अमीर देश माने जाते हैं, ये अपने सरकारी जो बॉन्ड्स होते हैं उनको बेच रहे हैं ताकि वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब नहीं जाए। इसलिए इसका भारत पे भी प्रभाव देखा गया है। पर हम चूंकि हमारे देश में इतने, और आपने अभी 2 दिन पहले देखा होगा, हमारे तो भंडार अभी भरे पड़े हैं क्योंकि खर्च ही नहीं हो रहा। और जो भारत अपने पेट्रोल है या पेट्रोलियम है या जो भी है वो अमेरिका में खरीद के वहीं पर रख रहा है। अभी भारत नहीं मंगा रहा क्योंकि रखने की जगह नहीं है, ठीक है। तो आपको चीजें क्या रखनी है, इसमें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है। तो सऊदी अरब आया तेल निर्यातक देश जो अपने सरकारी बॉन्ड बेच रहा है और हालत बहुत ज्यादा क्या मानी जा रही है? खराब मानी जा रही है, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है PLI योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मेडिकल क्षेत्र। अभी क्या है मैं बता दूं। देखो दोस्तों, आपने देखा है या आपने सुना भी होगा, एक दवाएं होती है जिनको बोलते हैं जेनरिक दवाएं, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, जेनरिक दवाएं वर्सेस ब्रांडेड दवाएं। मैंने 2 चीज लिखी यहां पे, जेनरिक दवाएं वर्सेस ब्रांडेड दवाएं। अब ये होती क्या है? तो दोस्तों एक होती है बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जैसे ग्लेनमार्क हो गया, सन फार्मा हो गया, कैडिला हो गया, यूनिकैम लैब्स हो गई। तो ये कंपनियां, एल्केम हो गई, ये कंपनियां ब्रांडेड कंपनियां मानी जाती है जो भारत में दवाएं बनाती है और बहुत ही महंगी दर पर इन दवाओं को बेचती है। दूसरी कुछ कंपनियां सरकार के कंट्रोल वाली कंपनियां होती है जो सेम दवाएं बनाती है परंतु अत्यधिक सस्ती दरों पर बनाती है। इन दवाओं को हम क्या कहते हैं? जेनरिक दवाएं कहते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं होता, इनमें जो ड्रग होता है वो भी सेम होता है, केवल एनवायरमेंट का डिफरेंस होता है कि जो ब्रांडेड कंपनियां वो बहुत अच्छे से एक हाइजेनिक वातावरण में उसको तैयार कर रही है और जेनरिक दवाएं इतने हाइजेनिक वातावरण में तैयार
नहीं होती है, इसलिए इनकी रेट में डिफरेंस है। उदाहरण के लिए बताऊं तो एक सर्दी जुकाम की जो गोली ये 5 रुपए की होती है, वही जेनरिक दवाओं वाली गोली सिर्फ 10 से 20 पैसे में आ जाती है। तो कहां तो 5 रुपए और कहां 20 पैसे, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों, इसलिए भारत में जो ज्यादा खपत वर्तमान में हो रही है वो जेनरिक दवाओं की खपत क्या होती है, बढ़ती जा रही है। अब दूसरी बात सुनो, पूरी दुनिया में जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हमारा भारत है। जेनरिक दवाओं का पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है, ठीक है। इसलिए भारत में जो दवाएं हैं वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ती है, एकदम सस्ती दवाएं। इसलिए आपने देखा होगा लोग ले लेते फिरते हैं, थोड़ी भी सर्दी जुकाम दवा हो, ये हुआ दवा खाओ, ठीक है, फ्री में मिलती है। और सरकारी अस्पताल में तो मुफ्त दवा, मुफ्त जांच, सब मुफ्त ऑपरेशन, तो वैसे भी काफी ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल जाने का क्रेज होता है, ठीक है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि दवाएं तो भारत में बन रही है, परंतु उनके लिए जो कच्चा माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, या एंटीबायोटिक दवाओं का जो मटेरियल होता है, वो 80 से 85% तक हम चीन से मंगाते हैं। अब बात वही हो गई कि लगातार हमारी चीन से एक ट्रेड चल रहा है, भाई सीमा पे तो विवाद चल रहा ही, उल्टा चीन लगातार उन्नत होता जा रहा है। तो अभी मोदी जी ने क्या बोला था? आत्मनिर्भर भारत, यानी हम वो चीजें सारी की सारी भारत में क्या करेंगे? बनाएंगे। तो हम अभी तक क्या करते हैं कि दवाओं का जो कच्चा माल होता है वो 80 से 90% चीन से मंगाते हैं। तो योजना है कि वो माल यहीं पर प्रोड्यूस किया जाए भारत में। जैसा आपने देखा होगा, हमारे ग्लव्स हो गए, मास्क हो गया, पीपीई किट हो गया, पहले भारत में बनते ही नहीं थे, और अब भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया, और 2-2, 5-5, 6-6 लाख पीपीई किट प्रतिदिन भारत में क्या हो रहे हैं? निर्मित हो रहे हैं। तो इसलिए भारत सरकार चाहती है कि हमें उन चीजों को चीन से मंगाना नहीं पड़े, ठीक है ना, चीन से हमें आयात नहीं करना पड़े, हम हमारे भारत में ही प्रोड्यूस करें। और इसके लिए जो कंपनियां हैं उनको हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी दें। तो उससे रिलेटेड जो योजना है, या जो लोग होते हैं उनको इंसेंटिव दे, या जो लोग हैं उनको अलग अलग उनके टेस्टिंग सेंटर्स बना दिए, वो सारी सुविधाएं, यानी एक तरह से कोरोना की टेस्टिंग का जो किट है वो भी सस्ती दर पर हम कहां तैयार करें? भारत में तैयार करें। तो एक समग्र रूप से जो योजना है वो योजना कौन सी है? पीएलआई योजना है, जिसमें हम क्या करेंगे कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करेंगे। और दोस्तों, कल से आपकी जो करंट की क्लास होगी वो सवाई सर ही लेंगे। मैंने ये जो कुछ टॉपिक थे इसलिए बताया क्योंकि वो आ नहीं पा रहे थे, आज उनके स्वास्थ्य सही नहीं है। तो कल हम मिलेंगे। चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी कमेंट आप करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हो तो पूछें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं और चीज बोलना चाहूंगा, 5 अगस्त से हमारा यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो स्टूडियो के माध्यम से आएंगे, तो क्वालिटी और ज्यादा आपको एडवांस मिलेगी। और दूसरा बात, 15 अगस्त यानी हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है, ताकि आप और अच्छी तरह से एडवांस फीचर के साथ हमारे लेक्चर्स को देख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।